आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इससे पहली वीडियो में हमने देखा था मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, फिर एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड एंड देन एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके बाद मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में मेथड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड एंड सेकेंड है एक्सपोजिशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे पहले आएगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, दूसरा एक्सट्रोस्पेक्शन और तीसरा एक्सपेरिमेंटल। तो ये तीनों मेथड हम इस वीडियो में आज करेंगे और ये जितने बचे हुए मेथड हैं एक्सपोजिशन मेथड, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसको हम प्राइमरी मेथड्स भी बोलते हैं। तो इसमें ये तीनों मेथड आएंगे। पहला मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन वर्ड का मतलब क्या है। सो द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, इंट्रो मीनिंग विद इन एंड स्पेक्शन मीनिंग लुकिंग। सो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? लुकिंग इनवर्ड्स। सो द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? जब हम इस मेथड को यूज करते हैं तो हमें अपने आप के बारे में जानना होता है। तो इसमें इसलिए लिखा है लुक विद इन, मतलब अपने नेचर के बारे में जानना होता है, अपनी मेंटल कंडीशन को इसमें पढ़ना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई मूड है, एंग्री है हम या हैप्पी है या कुछ भी है, तो उस टाइम पर हमारी क्या कंडीशन है। तो ये मेथड इसमें हमारी हेल्प करेगा। सो इट इज़ अ मेथड इन विच अ पर्सन ऑब्जर्व्स हिज ओन मेंटल कंडीशन। तो इसमें जो पर्सन है वो ऑब्जर्व करता है अपनी ही मेंटल कंडीशन। इसमें ध्यान रखिएगा किसी और के बारे में नहीं बात हो रही है। जो पर्सन है वो अपनी मेंटल कंडीशन को इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट इज इन ओन मेंटल एक्टिविटीज एंड कॉम्प्रीहेंड्स द नॉलेज ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। तो वो उससे अपने एक्सपीरियंसेस बनाएगा कि जो पर्टिकुलर टाइम पे वो अपनी मेंटल एक्टिविटीज को नोटिस कर रहा है तो उससे उसे क्या पता चल रहा है। जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे व्हेन अ पर्सन इज एंग्री ही मे बी आस्क्ड टू डिटरमाइन हाउ ही फेल्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ एंगर बाय हिज ओन ऑब्जर्वेशन। तो अगर कोई पर्सन है जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसे बोला जा सकता है कि आप अपने ही एक्सपीरियंस बनाइए इसमें, मतलब आप अपने आप को ही ऑब्जर्व करिए जब आपको गुस्सा आएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कंडीशन क्या है या उसको कैसा फील होता है उस टाइम पे। तो इससे एक और फायदा है, इंसान अपनी कंडीशंस में इम्प्रूव भी ला सकता है, क्योंकि जब कोई पर्सन अपने आप को ही ऑब्जर्व करता है तो उसे ज़्यादा चीज़ें पता रहती है अपने बारे में। तो उससे क्या है, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी ला सकता है। सो ये जो मेथड है ये ओल्डेस्ट मेथड है। जितने भी अभी हम मेथड्स पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसमें ये एक जो ये रिसर्च मेथड है ये बहुत पुराना है, टू कलेक्ट अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मीनिंग है। मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं? तो सबसे फर्स्ट है, बाय दिस मेथड अ पर्सन डायरेक्टली स्टडीज हिज ओन मेंटल एक्सपीरियंसेस बाय विच ही कैन अंडरस्टैंड हिज ट्रू फॉर्म। तो इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो पर्सन है वो डायरेक्टली अपने आप की ही, मतलब अपने आप को स्टडी कर सकता है, अपने मेंटल एक्सपीरियंसेस को वो डायरेक्टली स्टडी कर सकता है, उसे किसी और की ज़रूरत इसमें नहीं है। जिससे वो क्या अंडरस्टैंड कर सकता है, अपनी ट्रू फॉर्म, मतलब उसे पता चल सकता है कि उसकी क्या पोजीशन है, उसका क्या बिहेवियर है। सेकेंड है, इट इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर स्टडिंग बिहेवियर। तो ये चीपेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें खुद को ही ऑब्जर्व करना है, तो इसमें पैसे तो नहीं लगेंगे, और मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर स्टडिंग बिहेवियर। देन थर्ड इज द यूज ऑफ दिस मेथड इज सिंपल। तो इस मेथड को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको कोई इसमें ऐसा लेबोरेटरी नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी आपको अलग अलग टाइम पे जो भी आपकी मेंटल कंडीशंस हैं, या आपका कुछ, आप गुस्सा आ रहा है या आप खुश हैं या सैड है, तो उसको आपको एक तरह से ऑब्जर्व करना है उन चीज़ों को। देन है रिडक्शन ऑफ एंजाइटीज़। तो जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो तो आपको खुद के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो उससे क्या होता है, आप जब उनमें इम्प्रूव ला सकते हैं तो आपको क्या होगा, रिड्यूस हो जाएंगी आपकी एंजाइटीज़। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एनी प्लेस एंड अंडर ऑल सर्कमटेंसेस। तो हम इसको, क्योंकि अपने आप को ही ऑब्जर्व करना है, तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठ के कर सकते हैं अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व, तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। देन नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ओन माइंड। तो ये तो हमने भी देखा ही था कि ये अपने आप के ही माइंड को जानने के लिए एक अच्छा मेथड है। देन ईजिएस्ट मेथड अवेलेबल। तो ये ईजिएस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें और कोई रिसोर्सेज नहीं लग रही हैं बाहर से, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं ईजिएस्ट मेथड, जो कि ये अपनी कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए ईजिएस्ट मेथड है। देन स्पेशल टूल्स एंड एड्स आर नॉट नीडेड। तो इसमें हमें कोई भी स्पेशल टूल्स की ज़रूरत नहीं है हमें अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए। बस जब भी हमें हमारे माइंड में कुछ चल रहा है या हम कुछ कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो ये सभी आ जाएंगी इसकी मेरिट्स में।
डीमेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इसकी क्या डीमेरिट्स हैं? फर्स्ट है, दिस मेथड इज नॉट साइंटिफिक, देयर इज नो प्रूफ ऑफ वॉट एवर इज रिपोर्टेड, इट्स ट्रू एंड फैक्चुअल। देखिए, एक पर्सन अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर वो कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मतलब कोई रिपोर्ट दे रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं, तो वो एक हमारे पास फैक्चुअल चीज़ नहीं है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि वो जो पर्सन है वो सच बोल रहा है या नहीं, तो वो कुछ झूठ भी तो बता सकता है अपने बारे में या अपनी कुछ एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके। तो ये एक तरह से हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट यही है, रिजल्ट्स ऑफ दिस मेथड लैक रिलायबिलिटी, मतलब जो इसके रिजल्ट है उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। ये मेथड लैक रिलायबिलिटी है, मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज ऑन चिल्ड्रन एंड मेंटली इल पीपल। तो देखिए, ज़्यादा छोटे बच्चों पे भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी मेंटल मतलब वो इतने मैच्योर तो नहीं होते ना कि अपनी हर चीज़ को एक्टिविटी को एक तरह से ऑब्जर्व कर पाएँ, और जो मेंटली इल पीपल है उन पे भी हम नहीं कर सकते। तो ये भी एक इसका डीमेरिट है। देन नेक्स्ट है, द ह्यूमन बिहेवियर कीप्स चेंजिंग एवरी मोमेंट, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टडी हिज बिहेवियर बाय दिस मेथड। अब ये तो आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जो कोई भी इंसान है तो वो कभी ना कभी मतलब जो वो चीज़ कर रहा है उसमें वो चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या है, जो बिहेवियर है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये डिफ़िकल्ट है, मतलब इसमें किसी इंसान के बिहेवियर को स्टडी करना है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेवरल सीक्रेट थिंग्स ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय दिस मेथड। अब इसमें बहुत सारे हर एक पर्सन के सीक्रेट्स होते हैं, तो वो तो कभी बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी चीज़ें क्यों बताएगा। तो इसलिए ये सारी इसकी डीमेरिट्स हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है वो है एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो आपने लास्ट में इंट्रोस्पेक्शन में देखा था कि इंट्रोस्पेक्शन में इंसान खुद के बिहेवियर को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, टू ऑब्जर्व द बिहेवियर्स ऑफ अदर। तो इसमें कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा। सो इन द एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड द ऑब्जर्व स्टडीज द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ अनदर पर्सन। तो किसी और मतलब कोई और पर्सन के मेंटल प्रोसेसेस को इसमें स्टडी किया जाएगा। सो ये मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें भी ऑब्जर्व भी करना है, लेकिन दूसरे पर्सन की कंडीशंस को, उसके बिहेवियर को। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट मेथड है ये। With the help of this method, the observer describe and analyzes the external and internal behaviors of person. So इस मेथड की हेल्प से जो ऑब्जर्वर है वो डिस्क्राइब कर सकता है किसी दूसरे पर्सन के, जब वो उसको ऑब्जर्व करता रहेगा तो वो बता सकता है ना कि इसका एक्सटर्नल या फिर इंटरनल बिहेवियर कैसा है इस पर्सन का। तो एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या है कि किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना है, फिर एनालाइज करना है और फिर उसके रिजल्ट बताने हैं। अब इस मेथड के 4 टाइप हैं, टाइप्स ऑफ एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। सो सबसे पहला टाइप है फॉर्मल एक्सट्रोस्पेक्शन। सो अंडर फॉर्मल एक्सट्रोस्पेक्शन द बिहेवियर इज ऑब्जर्व अंडर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस। अब कंट्रोल सर्कमस्टांसेस का आप इससे ये मतलब भी समझ सकते हैं, जैसे हम कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। तो फॉर्मल एक्सट्रोस्पेक्शन में ये पता होगा ऑब्जर्वर को भी और पर्सन को भी कि मतलब वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस में इसमें बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल एक्सट्रोस्पेक्शन। इसमें क्या है, बिहेवियर इज ऑब्जर्व विदाउट एनी प्रीवियसली डिटरमाइंड प्रोग्राम। अब पहले में क्या था कि पता था तो कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस में था, लेकिन दूसरे में क्या है कि बिना बताए बिहेवियर के किसी को एग्जामिन कर लेना। जैसे कि अब कोई टीचर है वो क्लासरूम के बाहर से जा रहा है और उसने किसी बच्चे को देख लिया कुछ एक्टिविटी करते हुए, तो ये क्या है, उन्होंने प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम, मतलब पहले से नहीं पता था लेकिन एकदम से जब वो जा रहे थे तो उसके बिहेवियर या उसकी एक्टिविटी को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये क्या है, इनफॉर्मल एक्सट्रोस्पेक्शन। या आप भी कभी घूमने बाहर जाते हैं और आप किसी को नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी इनफॉर्मल एक्सट्रोस्पेक्शन में आएगा। फिर नेक्स्ट है सडन एक्सट्रोस्पेक्शन। तो इसमें क्या है कि सडनली किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेना, कोई कुछ कर रहा है आपके सामने या कुछ, तो आपका एकदम से ध्यान चला गया और आपने सडनली उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो ये आ जाएगा सडन एक्सट्रोस्पेक्शन में। Then fourth one is ordered extrospection. So under ordered extrospection, behavior is studied regularly according to the determined program. तो इसमें पहले से पता रहता है एक डिटरमाइंड प्रोग्राम होता है जिसके अंदर रेगुलरली किसी के बिहेवियर को एक्सट्रोस्पेक्ट किया जाता है, मतलब रेगुलरली ऑब्जर्व किया रहता है और चीज़ें पहले से ही प्री डिटरमाइन होंगी। तो ये इसके एक्सट्रोस्पेक्शन के 4 टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मेरिट्स ऑफ एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। सो दिस मेथड इज सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक एंड प्लान। तो ये सिस्टमैटिक रहता है, प्लान रहता है, स्पेसिफिक रहता है। क्यों? क्योंकि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है तो पहले से ही वो चीज़ प्लान रहती है और सिस्टमैटिक रहती है।
देन सेकेंड इज मोर वैलिड मेथड एज कम्पेयर टू इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो अगर हम इसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड से कंपेयर करें तो मोर वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोस्पेक्शन था उसके हमने डीमेरिट में देखा था कि कोई पर्सन ज़रूरी नहीं है कि सच बोले अपने बारे में, तो वो ट्रू फॉर्म में नहीं आ पाती रिजल्ट। लेकिन इसमें क्या है, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो सही बताएगा, तो मतलब उससे कंपेयर करें तो ये ज़्यादा वैलिड है। देन फ्लेक्सिबल है, इसको यूज़ करना। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल है, इसमें भी ऐसा बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। देन नेक्स्ट है इट कैन बी यूज टू स्टडी चिल्ड्रन एंड एनिमल ईजिली, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो वो चिल्ड्रन को भी ऑब्जर्व कर सकता है, किसी एनिमल के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर सकता है। देन नेक्स्ट है करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। तो इससे बिल्कुल हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बच्चे के बिहेवियर की, इस मेथड को यूज़ कर कर। तो इसमें सारे मेरिट्स आ जाएंगे एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड के। अब नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। सो इसमें फर्स्ट है नीड्स ट्रेन्ड ऑब्जर्वर। अब जो इसमें ऑब्जर्वर है मतलब जो दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है वो हमें ट्रेन चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी भी पर्सन को ये काम दे दें तो वो शायद उसे अच्छे से ना करें या उसको ऑब्जर्व ढंग से करना ही ना आए, तो हमें इसमें ट्रेन्ड ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है जिससे जो रिजल्ट है वो भी हमें एक्यूरेट मिले। देन सेकेंड है दिस मेथड स्टडीज अ पर्सनस बिहेवियर एंड नोट हिज मेंटल फीलिंग। तो इसमें क्या है कि स्टडी हम क्या कर सकते हैं, पर्सन के बिहेवियर को। अब हम किसी को अगर रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें उसका बिहेवियर तो पता चल जाएगा, लेकिन उसकी हम मेंटल फीलिंग नहीं पता लगा सकते कि उसके रोज़ दिमाग में क्या चल रहा है, या वो जो हमें चीज़ शो कर रहा है वो ऐसा है भी या नहीं। तो मेंटल फीलिंग्स का हमें पता नहीं चलता। देन थर्ड है पर्सनल प्रॉब्लम एंड एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व। तो हमें पर्सनल प्रॉब्लम का तो किसी के पता ही नहीं चल सकता, अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं या उसके एक्सपीरियंस जो रहे होंगे तो उसको ये मेथड ऑब्जर्व नहीं करता, तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है। देन लास्ट है समटाइम्स अ पर्सन परफॉर्म सच ड्रामेटिक बिहेवियर दैट हिज रियल बिहेवियर कैन नॉट बी स्टडीड करेक्टली। सो हमने कभी कभी देखा है कि इंसान जो है वो ड्रामेटिक बिहेवियर दिखा देता है, मतलब वो जो उसका रियल बिहेवियर है वो सामने नहीं आ पाता और वो कुछ मतलब अनरियल रहता है, रियल नहीं रहता, तो उससे क्या है जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, तो क्या है रिजल्ट इनकरेक्ट आएगा। तो ये मेथड की एक ये भी डिमेरिट है कि अगर सामने वाला पर्सन कोऑपरेट ही ना करे, वो अच्छे से अपने रियल बिहेवियर में ना रहे, तो तब भी हम इस मेथड का ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे आ जाएंगे इसके डिमेरिट्स में। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो इसका थोड़ा जान लेते हैं कि ये किसने सबसे पहले यूज़ किया था। सो द एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम वुंड इन 1875 एट लेप्जिग लेबोरेटरी। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्या? अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपने अपने 10th-12th में भी किए होंगे एक्सपेरिमेंट, तो हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं जहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो कंट्रोल रहती हैं, मतलब सारी कंडीशंस प्री डिटरमाइन होती हैं और आपको पता रहता है आपको ये करना है, और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप चीज़ें अपना जो भी प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट भी यही, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी यही है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट मेथड फॉर स्टडिंग मेंटल प्रोसेसेस। तो इसे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट मेथड माना गया है अगर हमें किसी के मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना है। सो अ पर्सन मेंटल एक्टिविटीज सच एज सेंसेशन परसेप्शन। तो जो इंसान की मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि सेंसेशन परसेप्शन, उसकी मेमोरी, थॉट, अंडरस्टैंडिंग, जो भी उसके अंदर इमोशंस चल रहे हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे आपकी, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा। जो अभी हमने दो वो पढ़े हैं मेथड पीछे, उनमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है जो भी चीज़ें होंगी वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होंगी, इसलिए इसका नाम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी है। सो दिस मेथड नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटर एंड हिज सब्जेक्ट। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है मतलब एक्सपेरिमेंटर, और जो उसका सब्जेक्ट है मतलब जिस पर्सन का वो मेंटल प्रोसेस या उसका बिहेवियर पढ़ रहा है, उन दोनों में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने लास्ट में भी अभी देखा था कि अगर कोऑपरेशन ना करें, वो अपनी ट्रू फॉर्म ही ना दिखाएं या ड्रामेटिक उसमें रहें, तो फिर कोई मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटर है वो अच्छे से उसकी मेंटल प्रोसेसेस को ढंग से नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे उसका, या जो उन्हें पता लगाना है वो पता नहीं लगा पाएंगे। तो क्या है, कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इस एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले है जो एक्सपेरिमेंटर है उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसे सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है जिसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है, मतलब जिसे उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है जिस पे। देन सेकेंड है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब जब प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके बाद उन्हें कुछ हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, मतलब
उन्हें पहले से ही हाइपोथेसिस बनानी है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो ऐसे हाइपोथेसिस कुछ बनानी है। देन डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, तो जो भी वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसको डिजाइन करना होगा। देन टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस, तो जितनी भी उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई थी एक एक करके वो उनको टेस्ट करेंगे। उसके बाद एनालाइज करेंगे रिजल्ट को, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट। तो सबसे लास्ट में वो उस रिजल्ट की कंक्लूजन पे आएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट है इसकी मेरिट्स। सो मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, अ पर्सन्स एक्टिविटी आर स्टडी अंडर कंट्रोल सर्कमस्टांसेस बाय विच रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर करेक्ट एंड रिलायबल। देखिए जो पर्सन की एक्टिविटीज़ है वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो रही है, तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है वो करेक्ट आए और रिलायबल आए, मतलब उस पर विश्वास रहेगा, मतलब एक रिलायबिलिटी रहेगी। और अगर आपको इस पॉइंट में शॉर्ट लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रिजल्ट्स रिलायबल हैं या फिर रिजल्ट्स आर वैलिड। उसके बाद सेकेंड है द एग्जामिनर कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो जो एग्जामिनर है जब कंट्रोल कंडीशन में रहेंगे तो वो उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट भी करते हैं, जैसे हम भी अपने प्रैक्टिकल रिपीट करते थे। अगर हमारा एक बार सही नहीं हुआ है तो इसमें भी एग्जामिनर रिपीट कर सकता है उन्हीं कंट्रोल कंडीशंस में, कि जिससे वो अपना रिजल्ट वेरीफाई कर पाए। देन थर्ड है इन दिस मेथड सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी कैन बी सॉल्व। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एजुकेशन या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में है वो सॉल्व की जा सकती हैं। तो ये सभी आ गई इसकी मेरिट्स में। अब डीमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो इसकी डीमेरिट्स क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो टाइम तो इस प्रोसेस में लगेगा क्योंकि आपको पूरा लैब, अभी हमने 6 स्टेप भी पढ़े थे कि पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनानी है और पूरा डिज़ाइन करना है जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है। देन सेकेंड है एक्सपेंसिव मेथड, तो क्योंकि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है, तो ये एक्सपेंसिव भी जाएगा। देन थर्ड है अ पर्सन बिहेवियर कैन नॉट रिमेन नेचुरल अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट, इट बिकेम्स आर्टिफिशियल। तो ये तो हम प्रॉब्लम हमने पहले भी डीमेरिट में देखी, एक्सट्रोस्पेक्शन में भी, कि जो पर्सन है अगर उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको बिठा के रखा है तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, वो नेचुरल नहीं रहेगा, तो वो आर्टिफिशियल हो सकता है। तो ये भी एक डीमेरिट है क्योंकि फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। Then fourth is sometimes a person does not cooperate with the examiner which makes experiment difficult। तो कई बार जो पर्सन है वो कॉपरेट ही नहीं करता एग्जामिनर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट जो है वो करना डिफिकल्ट हो जाएगा और जो उसके रिजल्ट है वो भी हमें वैलिड नहीं मिलेंगे। तो कॉपरेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी आ गई इसकी डीमेरिट्स में। सो यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेरिमेंट जो हमें इस वीडियो में करने थे वो पूरे हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।